ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। कौन सा? थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले समझना कि डिमांड क्या होती है, बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने बोला कि मुझे एक नया फोन खरीदना है, आईफोन 13, तो क्या वो मेरी डिमांड है? मैं खरीदना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो मेरी डिमांड नहीं बनेगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक डिज़ायर बन के रह जाएगी, दैट इज एक इच्छा है मेरी कि मुझे आईफोन खरीदना है पर मेरे पास पैसा, तो वो मेरी डिमांड नहीं है, वो मेरी क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा। नंबर 2, मुझे आईफोन नहीं खरीदना लेकिन बैंक में पैसा है, वो भी डिमांड नहीं है जब खरीदना ही नहीं है। तो डिमांड सिर्फ 2 टाइम पे बनती है, अगर आपका विलिंगनेस टू बाय और नंबर 2 सफिशिएंट परचेजिंग पावर, जेब में पैसा भी हो और खरीदने की इच्छा भी हो, तब आपकी क्या बनेगी? वो डिमांड। डिमांड इज विलिंग टू बाय अ कमोडिटी विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, मतलब पैसा भी जेब में होना चाहिए और खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। पैसा नहीं है, इच्छा है, डिमांड नहीं है। नहीं खरीदना पर पैसा है तो डिमांड बिल्कुल ही नहीं है। बात समझ में आई? तो डिमांड बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? पैसा भी होना चाहिए और साथ साथ में आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। अब बेसिक रूल बोलता है डिमांड का कि अगर आपकी कोई कमोडिटी की प्राइस, जैसे मान लो 10 रुपए, आज किसी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? 10 रुपए, उसकी मार्केट में डिमांड है 100, मार्केट में डिमांड कितनी है? लेकिन समझो प्राइस नीचे गिर गई और 6 हो गई, अब प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है, एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। मान लो यार, जैसे आज दूध में बोलता हूँ 42 या 45 रुपए केजी आता है, ठीक, 45 रुपीज केजी आ रहा है या लीटर में आ रहा है, तो मान लो जैसे ही उसकी प्राइस कम हुई तो लोग उसको ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। यस, क्यों? सोचो, पहले दूध सिर्फ काम आ रहा था दूध पीने के लिए या चाय बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही सस्ता हुआ तो लोगों ने पनीर बनाना भी स्टार्ट कर दिया, डेली बेसिस पे दही बनाना स्टार्ट कर दिया, आइसक्रीम घर में बनाना स्टार्ट कर दी। द रीज़न इज क्योंकि दूध अब सस्ता हो चुका है। बात समझ में आई? तो सिंपल सी चीज़, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी। बोलो, बात समझ में आई? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। और ऐसे ही अपोजिट हो जाता है, अगर प्राइस आपकी क्या हो गई? 10 से 15 हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, और एज द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, और इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। तो अगर मैं इसको ग्राफ में बनाकर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है, देखना ध्यान से। ये पहले मेरी प्राइस थी P, क्वांटिटी थी Q, ठीक। अगर अब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड के साथ क्या होगा? बढ़ जाएगी, तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। पहले Q थी, अब बढ़ के क्या हो गई? Q1। आपका डिमांड कर्व कैसा होता है? हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। कैसा होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो ध्यान से सुनना, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि अगर आपकी प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हम बोलते हैं डिमांड कर्व कैसा होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। मुझे बताओ, हमारा डिमांड कर्व क्या बना? डी और डी। प्राइस कितनी थी? P से क्या हो गई? P1 कम हो गई, तो आपकी डिमांड बढ़ गई Q से Q1। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। याद रखना, हम जो पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी इकोनॉमिक्स हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तभी इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? व्हेन वी स्टडी अपॉन इंडिविजुअल। जैसे मेरे लिए डिमांड, आपके लिए डिमांड, समझ रहे हो? लेकिन मैं बात करूंगा पूरी कंट्री की डिमांड, तो वो माइक्रो नहीं होती, वो क्या हो जाती है? मैक्रो। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडिविजुअल की डिमांड। तो ध्यान से सुनना, जैसे 2 कस्टमर है मार्केट में, A और दूसरा है B। A के लिए पहले जब प्राइस थी 10 रुपए तो वो खरीदता था 100। जैसे ही प्राइस कितनी हो गई? 8, उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ के 120। डिमांड कर रेस DD, ठीक है।
ऐसे ही बी कस्टमर था, जब प्राइस कितनी थी 10 तो डिमांड थी उसकी 120। जैसे ही प्राइस घट के कितनी हुई 8, उसकी डिमांड हो गई 150। डिमांड कर रहे D1 D1। आप ध्यान से सुनना, ये क्या था ए का कर्व, ये क्या था बी का। अगर आप दोनों को मिला देते हो ना तो इसको बोल देते हैं मार्केट डिमांड कर्व। क्या बोला जाता है? मार्केट। ये क्या था? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये भी क्या था? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मतलब क्या हो जाएगा आपका? मार्केट डिमांड कर्व। दैट इज जब प्राइस 8 रुपए थी तो डिमांड कितनी थी? 100 इसकी और 120 इसकी, मतलब 220। सॉरी, जब 10 थी और जब 8 हुई तो 120 और 150 270। इसको बोला जाता है मार्केट डिमांड कर्व। तो दो टाइप की डिमांड हुई, इंडिविजुअल की और मार्केट की। जब एक अकेले की दे रखी है तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड कर्व। जितना पढ़ाया उतना दोबारा समझाता हूँ। कोई भी चीज को खरीदने की इच्छा है पर पैसा नहीं है तो वो डिमांड। खरीदने की इच्छा भी है, पैसा भी है, तो क्या बनेगी? डिमांड। डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड्स। कैसा होता है? डाउनवर्ड्स। अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड। इसी वजह से कैसा जाता है? डाउनवर्ड्स। एक जने का डिमांड कर दे रखा है तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दो जनों को मिला के कर दिया तो मार्केट डिमांड कर्व। बोले यहाँ तक बात समझ में? अकेले का तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दो जनों को मिला दिया तो मार्केट डिमांड कर्व। बोलो बात समझ में? बात समझ में? अब बड़े ही ध्यान से देखना, समझो मैंने ऐसे बोला, इधर देखो, मान लो मैगी की प्राइस थी 10 रुपए, तो मैगी बिकती कितनी थी? 100। मैगी की प्राइस कितनी थी? 10, तो मैगी बिकती कितनी थी? 100। समझो मेरा काम है, मतलब है ना, छोटी सी ऐसी बेकरी की शॉप है और मैं मैगी सैंडविचेस वगैरह सारी चीज़ें बेचता हूँ। तो मैगी कितने की आती थी पहले? 10, तो कितने की बिकती थी? 100। अब मैगी महंगी हो गई, मैगी हो गई 15 की, तो सिंपल सी बात है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई। तो एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड, उसकी डिमांड इंक्रीज होकर हो गई कितनी? समझो 60। तो मैंने इसका डिमांड कर्व बनाया। इनिशियल प्राइस थी आपकी 10 रुपए, तो डिमांड थी 100 रुपए। फिर प्राइस कितनी हो गई? 15, तो उसकी डिमांड कितनी हो गई? 60। ये आपका डिमांड कर। मुझे बताओ, पहले हम यहाँ पर थे और अब यहाँ पे आ गए। पहले अपन इस पॉइंट पे थे, अब इस पॉइंट पे आ गए, तो हम मतलब ऊपर की तरफ मूव कर गए। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड का कम होना अपनी ही प्राइस की वजह से। मुझे बताओ, मैगी अब ज़्यादा बिक रही है, कम बिक रही है? कम बिक रही है। कम क्यों बिक रही है? प्राइस किसकी बढ़ी? खुद की प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है, तो इसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो आप देख सकते हो, पहले डिमांड 100 थी, अब कितनी हो गई? 60। पहले हम इस पॉइंट पे थे, अब हम ऊपर की साइड चले गए, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सेम उसी तरीके से सोचो, अगर पहले मैगी की प्राइस थी 10, वो बिकती थी कितनी? 100। अब मैगी कितने की हो गई? समझो 6 रुपए की। कितने की? तो मैगी बिकी है समझो 150। मुझे बताओ, मैगी ज़्यादा क्यों बिकेगी? सस्ती हो गई। तो सिंपल सी बात है, मैगी सैंडविचेस में भी यूज़ करी जा रही है, मैगी मसाला करके अलग से बेचा जा रहा है, चीज़ मैगी, मतलब मस्त बिक रही है क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई। उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इनिशियल प्राइस वाज 10, डिमांड थी 100। अब प्राइस कितनी हो गई? 6, तो डिमांड हो गई 150। जहाँ पे मैच कर जाते हैं वहाँ पे आपका DD। और इस बार हम कहाँ चले गए? नीचे की तरफ। पहले ऊपर थे, अब नीचे आ गए। तो क्या डिमांड बढ़ी है, घटी है? इस बार डिमांड इंक्रीज हुई है। तो इस चीज़ को बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये तो आपका क्या था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और ये था आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये था आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और ये था आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बात समझ में आई?
कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। एक बात अच्छे से याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे एक्सटेंशन हो, दोनों के अंदर नया डिमांड कर्व नहीं बन रहा, दोनों के अंदर नया डिमांड कर्व नहीं बन रहा। तो जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? खुद की प्राइस की चेंज होने की वजह से। मतलब हमारी प्राइस चेंज हो रही है, इसी वजह से हमारी डिमांड चेंज हो रही है। हम सेम डिमांड के ऊपर या तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और नीचे की तरफ आते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इतनी सी बात समझ में आई? कुछ मत करो, बस कॉपी में ये वाला डायग्राम बना दो और ये वाला डायग्राम बना दो, क्योंकि सीधा आपसे पूछ सकता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा। तो आपको याद रहना चाहिए, ये था आपका कॉन्ट्रैक्शन और ये हो गया आपका एक्सटेंशन। नीचे नाम लिख देना, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और यहाँ पे लिख लोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बना लिया? एक बना लो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा बना लो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो प्लीज प्लीज, ये वाला टॉपिक अब देखना जहां से हमारे क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांस है। कभी कभार क्या होता है, डिमांड चेंज हो जाती है बिना प्राइस चेंज हुए। मतलब समझो प्राइस थी 10 रुपये, डिमांड थी 100, आज भी प्राइस कितनी है 10 रुपये और डिमांड पहुंच गई 150। कैसा हो सकता है क्या? या फिर आज भी प्राइस कितनी है वही 10 रुपये और डिमांड एकदम से कम हो गई 50। मतलब प्राइस में चेंज। अभी जो हमने पढ़ा था एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, उसकी खासियत ये थी माधव कि उसके अंदर हमारी प्राइस चेंज हो रही है और इसी वजह से डिमांड चेंज। अब मैंने बोला कि आपकी प्राइस चेंज नहीं हो रही फिर भी डिमांड चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ रिलेटेड गुड्स। बिकॉज ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो रिलेटेड गुड्स अपने ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, जैसे कि चाय कॉफी, जैसे कि पेप्सी कोला, जैसे कि वीवो ओप्पो, बात समझ में, जैसे कि ब्लैक मार्कर और
रेड मार्कर, ये सारे क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट। बात समझ आ गया? टेबल फैन और सीलिंग फैन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। बात समझ में आ गया? जेल पेन, बॉल पेन, ये सारे कौन से हो जाते हैं आपके? सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट बाय वन अनदर। एक गुड दूसरे गुड्स को अगर सब्स्टिट्यूट कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो साथ में यूज किए जाते हैं, मतलब इंडिविजुअल यूज नहीं होता। जैसे ये मार्कर और इसकी इंक अकेले यूज नहीं कर सकते। इंक पेन और इंक, कार और पेट्रोल, ये सारी चीजें कौन सी हमारी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ब्रेड एंड बटर, ये आपस में साथ में यूज किए जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बात समझ में आया? सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स की। किसकी? सब्स्टिट्यूट गुड्स। इधर देखना, जो मेरा मेन गुड्स है वो है पेप्सी। पेप्सी पहले कितने की आती थी? 10 की, और उसकी डिमांड कितनी थी? 100। तो उसका डिमांड क्या था आपका? डी और डी। अच्छा, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा है? कोका कोला। समझो, कोला इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोला की पहले प्राइस कितनी थी? 10, और वो बिकता कितना था? 100। डिमांड वॉज डी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ कुछ ऐसा कि कोका कोला की प्राइस बढ़ गई। इसकी प्राइस कितनी हो गई? समझो 15। तो मुझे बताओ, अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब कोका कोला क्या हो गई? महंगी। तो पहले जो 10 की बिकती थी अब कितने की बिक रही है? तो इसकी डिमांड क्या हो गई? कम। और उस 100 की जगह कितनी हो गई? 70। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मेरा मेन गुड्स है। कौन सा? पेप्सी। पहले जो लोग कोका कोला पीते थे, मान लो मैं पहली वैरायटी पे ऐसे ही जाता था, दुकानदार को बोलता था भैया एक कोक देना, ये लो 10 करो। तो वो बोलता था नहीं भैया 15 की हो गई, मैं कहूँगा पेप्सी दे दे। बात समझ रहे हो? अपन ने कोला को कैसे सब्स्टिट्यूट कर लिया? पेप्सी से। पेप्सी आज भी कितने की है? 10 की। पर जो लोग पहले कोका कोला पीते थे वो भी अब क्या पियेंगे? क्योंकि आपने उसको उसके साथ क्या कर लिया? सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो देखना, आज भी प्राइस कितनी है? 10, पर इसकी डिमांड अब बढ़ जाएगी। बढ़ गई, कितनी हो गई? मान लो 150। बात समझ में आई? प्राइस पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है। डिमांड पहले 100 थी और अब डिमांड चेंज हो गई, कितनी हो गई? 150। तो जहाँ पे प्राइस और डिमांड इंटरसेक्ट कर जाते हैं उसको बोलते हैं डी। तो D1 D1। और हम कहाँ पे मूव कर गए? राइट वर्ड मूव कर गए। मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, मुझे बस इतनी सी बात बताओ, मेरी डिमांड इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही? द आंसर इज यस, हो रही है। पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। मेरा क्वेश्चन, पेप्सी की डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? द रीजन इज कोका कोला महंगी हो गई। तो जो लोग पहले कोका कोला पीते थे वो भी अब क्या पीना स्टार्ट कर दिए? पेप्सी। तो पेप्सी कितने की आती थी? 10 की। अभी भी कितने की है? 10 की। लेकिन उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो उसको बोलते हैं राइट वर्ड, शिफ्ट इन डिमांड। क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड। याद करो, वो जो पहले अपन ने पढ़ा था यू वाला, कि प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, उधर भी डिमांड बढ़ती थी, लेकिन आपकी प्राइस चेंज होने की वजह से। इस बार भी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं, किसी और की वजह से चेंज हो रही है। आप पूछो। हाँ, इसमें दोनों बनेंगे, तभी फर्क समझ में आता है। इसको तो बोलते हैं एक्सटेंशन। जब आपकी डिमांड बढ़ रही है खुद की प्राइस से, तो क्या लिखा था अपन ने? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड, या बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। बोलो, बात समझ में? हाँ या ना? पक्का समझ में? एक बार इसको कॉपी कर लो जल्दी से। एग्जैक्ट यही लिखना है एग्जाम में भी। ये पेप्सी का ग्राफ है और ये कोला। आप कोई और गुड्स भी लेके चल सकते हो जो भी आपको सब्स्टिट्यूट लगे। जेल पेन, बॉल पेन,
सुरेश बना लिया? अच्छा इधर सोचो, अगर ऐसा होता कि हमारा मेन गुड तो वही पेप्सी, जिसकी प्राइस थी 10 रुपए और डिमांड थी 100, तो डिमांड कर्व का डीडी, इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है कोला, जिसकी पहले प्राइस थी 10, डिमांड थी 100। अब क्या हुआ, कोका कोला की प्राइस कम हो गई किसी भी तरीके से, मान लो कि उन्होंने प्रोडक्शन अच्छा किया, लेबर की कॉस्ट कम हो गई या डिलीवरी चार्जेस, कुछ भी रीजन की वजह से उनकी क्या हो गई, कॉस्ट कम, तो उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया 8 का। तो क्या डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? डिमांड बढ़ के हो गई 150, तो इसको तो बोलते हैं एक्सटेंशन। अब मुझे बताओ कोका कोला कितने की हो चुकी है, 10 की 8 में। जो लोग पहले पेप्सी पीते थे ना, वो भी अब क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कोका कोला कितने की बढ़ रही है, पेप्सी आज भी कितने की है 10, पहले भी कितने की थी, लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और डिमांड कम क्यों हो रही है, क्योंकि कोका कोला की प्राइस कम हो गई, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो अब इसकी डिमांड कम होगी, कितनी हो गई, मान लो हो गई 70, तो ये आपका कैसा हो गया, पीछे की तरफ आ गया। इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, या फिर इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। मुझे बताओ क्या हमारे गुड्स की प्राइस चेंज हुई क्या? नहीं सर, वो तो पहले भी 10 था, आज भी 10 है, तो उसकी डिमांड कम क्यों हो रही है? द रीज़न इज, इसकी डिमांड इसलिए कम हुई क्योंकि मार्केट में जो इसका सब्सिट्यूट था वो ज़्यादा सस्ता हो गया। मान लो 2 फ़ोन होते हैं, एक ओप्पो और एक वीवो, दोनों सेम, कैमरा भी सेम, क्वालिटी भी सेम, है ना, वर्किंग भी सेम, एकदम से ओप्पो सस्ता हो गया, तो जो लोग पहले वीवो लेने की भी सोच रहे थे ना, वो भी अब क्या लेंगे, ओप्पो। तो ओप्पो की प्राइस पहले भी इतनी थी, लेकिन डिमांड अब इंक्रीज हुई। ठीक है, ये बना लो डिक्रीज इन डिमांड का। अच्छा एक चीज बता दूं, इसका क्वेश्चन एक पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में डिमांड का, और खासियत ये है कि डायग्राम इसके अलावा कुछ और नहीं बनते, या तो इंक्रीज का बनता है या डिक्रीज का बनता है। बस आपको ये चीज़ सीखनी है कि कब इंक्रीज का बनेगा और कब डिक्रीज का बनेगा, और बस आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और कुछ भी नहीं देखना। मैं यही बनाता हूँ। हाँ बना लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन अपना यही है, ये डिमांड डिक्रीज उसकी वजह से हो रही थी। कंपेयर करते टाइम आपको एग्जाम में बस एक ही दिखाना है, नहीं दिखाना क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो बस ये बता रहे हैं कि पेप्सी की डिमांड कम हुई क्योंकि कोका कोला की डिमांड इंक्रीज हुई, तो हमारा मेन गुड्स है। तो आपसे एग्जाम में बस एक ही गुड्स की बात पूछेगा, वो आपको बस समझ होना चाहिए, लिखने की जरूरत, बस लिखना होता है वो कि उसकी प्राइस बढ़ी तो यहाँ पे उसकी डिमांड कम। क्या चीज़ नहीं तो आराम से हो जाएगा, शेड्यूल बनेगा, सारी चीज़ें जाएंगे, 4 नहीं 8 हो जाएंगे। और एक डायग्राम नहीं पूछेगा ना, उनसे अलग अलग 6-7 डायग्राम पूछेगा, पूछ सकता है सब्सिट्यूट गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री इनकम, सारी चीज़ों पार्ट्स में आएगा। अब इधर देखो, ये मार्कर और इसकी इंक, ये मार्कर और इसकी इंक दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब मार्कर की इंक और मार्कर हमेशा साथ में यूज होते हैं, हाँ है ना। तो ध्यान से सुनना, यहाँ मैं बात करता हूँ इंक, पेन,
और इंक, इंक पेन और इंक। पहले इंक पेन कितने के मिलते थे? मान लो 10 रुपए का एक इंक पेन आता था और उसकी डिमांड थी 100, उसका डिमांड कर बन गया डीडी। और इंक की बोतल पहले आती थी 15 रुपए की, तो वो कितनी बिकती थी? वही 100, डिमांड कर वो डीडी। अब क्या हो गया? सॉरी, इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको इंक कर लेते हैं, इसको इंक पेन कर देते हैं। इंक पेन पहले कितने का आता था? 15 का, बिकता कितना था? 100। और इंक की बोतल कितनी की आती थी? 10 की, बिकती कितनी थी? 100। अब क्या हो गया? एकदम से ऐसा सीन हुआ कि हमारी जो इंक की बोतल, इंक पेन है, वो 15 की जगह कितने का आने लग गया? 10 रुपए का। जो पहले इंक पेन कितने का आता था? 15 का, वो कितने का आने लग गया? 10 का। तो मुझे बताओ, अगर उसकी प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे बताओ, अगर इंक पेन ज़्यादा बिकेंगे तो क्या इंक भी तो ज़्यादा बिकेगी? क्योंकि इंक पेन किसके बिना नहीं चल सकता? इंक के बिना। तो इंक पेन कितने के हो गए? 15 की जगह 10, 100 की जगह कितने बिकने लग गए? 150। और इंक आपकी आज भी कितने की आ रही है? फिर भी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंक पेन की डिमांड कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। बात समझ में आए? अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। मेरा पॉइंट बस ये वाला ही था, क्या इंक की प्राइस चेंज हो रही है क्या? सर नहीं, फिर भी इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी। बात समझ में आए? बोथ आर यूज्ड टुगेदर। अगर इंक पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की भी डिमांड इंक्रीज होगी ही होगी। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलता जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, दोज गुड्स विच आर यूज्ड, ऐसे गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं उनको तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, शिफ्ट इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर इसको बोल सकता है राइट वर्ड, शिफ्ट इन डिमांड। सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट बाय वन अनदर, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, जेल पेन, बॉल पेन, पेप्सी कोला, टी, कॉफी। पुरानी वाली तो दे दो। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज सोचो, ये तो हो गए रिलेटेड गुड्स। एक टॉपिक और सुन लो यार। मुझे एक बात बताओ, मान लो रेड बुल पहले 100 की आती थी, अभी भी मानना 100 की आ रही है, देखो मान लो रेड बुल पहले कितने की आती थी? 100 रुपये की। तो क्या होता था, अपन इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते थे। द रीज़न वॉज क्योंकि जेब में 100 रुपये नहीं होते थे जब तक स्कूलिंग लाइफ थी। तो तब तो तभी मिल पाती थी कि अगर कोई घर पे गेस्ट आ गया, पैर छू ले, 100 रुपये खर्ची दे दी, जाके खरीद ले, महीने में 1-2 बार हो जाता था। लेकिन क्या हो गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई, कमाना स्टार्ट किया, तो क्या हो गया, कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। क्या रेड बुल पहले भी 100 की थी और अभी भी 100 की है, लेकिन पहले कंज्यूम नहीं होती थी, लेकिन अब कंज्यूम होती है। इसका रीज़न क्या था, मेरी इनकम अब बढ़ गई। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो पहले भी मूवी की टिकट 200 की आती थी
आज भी मूवी की टिकट 200 की आती है। पहले पैसे नहीं होते थे तो हम मूवी नहीं देखते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ गई तब तो कहता है हर वीक मूवी चल जाता है। रीजन इज क्या, मूवी सस्ती हो गई क्या? नहीं, हमारी इनकम बढ़ गई, प्राइस तो वही है, तो इसको बोला जाता है राइटवर्ड शिफ्ट। इस साथ सेम डायग्राम। तो एक और चीज़ से इम्पैक्ट आता है, दैट इज इनकम ऑफ अ कस्टमर। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और आपकी इनकम घटेगी तो आपकी डिमांड भी। मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा लॉजिक बताना। अभी कोविड की वजह से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होगी जिनको परेशानी आई होगी। यस बिल्कुल, वो ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते होंगे पहले जब तक बिजनेस चल रहा था, लेकिन जैसे उनकी इनकम खत्म हुई उनका कंजम्पशन भी कम हो गया। बात समझ में आई? इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, हमारा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। एक और आता है इसी के अंदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या बोला जाता है? टेस्ट एंड। मान लो वो मूवी देखी तुमने, मजनू भैया वाली, वेलकम बैक, नहीं वेलकम फर्स्ट वाली। तो क्या होता है उसमें, मजनू भैया पेंटिंग बनाते बढ़िया सी, और उनको अवार्ड मिलता है, सम्मानित किया जाता है, हाँ तो ना। तो फिर ऐसे वो बोलते हैं यार तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ, अपने दोस्तों को लेके चलते हैं। तो फिर एकदम से बोली लग रही होती $30,000, एकदम से पीछे से लड़की की आवाज़ आती है $50,000। तो मजनू भी एकदम चश्मा ऐसे उठाते हैं, है ना? याद है वो सीन? आपको पता है वो चश्मा पहले भी 50 का आता था, अभी भी 50 का ही आता था मूवी के बाद, लेकिन पहले वो ट्रेंडिंग नहीं था। लेकिन जैसे मजनू भैया ने पहना ना तो सबको लगा यार वो चश्मा गजब है, सबने पहनना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता पहले कितने का आता था? 50। कितना बिक रहा था? 100। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहना तो लोगों के टाइम में आ गया, ट्रेंडिंग में आ गया, और उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो राइट हो गया। सेम ऐसी चीज़ आपको मूवी याद होगी, एक मूवी है कि धमाल। उस भाई के पास बेल्ट थी जिसपे डॉलर का साइन बना हुआ था, मैग्नेट वाला था। तो पता है क्या, उस मूवी के बाद से बहुत सारे लोगों ने वो बेल्ट खरीदना स्टार्ट कर दी थी जिसपे डॉलर का साइन था, हुआ था। एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद आप लोगों को इतना नॉलेज में नहीं होगा। वोडाफोन में डॉग फेमस हुआ था पग। ये बात तो आपको पता होगी, वोडाफोन में हुआ था, पर शायद आपको ये बात नहीं पता होगी, वोडाफोन से नहीं हुआ था वो डॉग फेमस, वो डॉग हुआ था हच, HUTCH। वोडाफोन कंपनी ने हच कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। तो जो पहले कंपनी थी वो थी हच, HUTCH। 2006 और 2005 की बात थी। तब उन्होंने इस डॉग को लाके हच की कंपनी को चालू किया था। वो डॉग तब से ही फेमस हुआ था। तो जो भी अपन बोलते हैं ना, कई लोग ऐसे बोलते थे पग घूम रहा, कई लोग बोलते हैं वोडाफोन वाला कुत्ता घूम रहा। तो पहले लाइन चलती थी हच वाला डॉग। तो हुआ क्या था, वो डॉग की कीमत पता है एक्चुअल में कितनी थी? 2000-3000 की इजीली मिल जाता था। लेकिन जब वो फेमस हुआ ना तो डिमांड तो पहले तो उतनी थी, मतलब प्राइस तो उतनी थी, लेकिन एकदम से डिमांड बढ़ गई थी। बात समझ में आया? तो इसी को क्या बोला जाता है? इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज। तो आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इनकम की बात करें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, सब्सिडी ऑफ गुड्स करें, कॉम्प्लीमेंट्री, आपको ये देखना है कि आपके मेन गुड्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आपका मेन गुड्स इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और आपका मेन गुड्स डिमांड कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक बात ध्यान से सुनना, जब तक आपके गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होगी तब तक ये वाली चीज एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन नहीं होगी। मतलब अगर प्राइस चेंज नहीं हो रही ना तो नया डिमांड कर्व बनेगा ही बनेगा, और अगर प्राइस चेंज हो गई खुद के गुड्स की तो कभी भी नया डिमांड कर्व नहीं बनेगा। फिर अपन क्या बनाएंगे, जो पहले बनाया था, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बात समझ में आई? तो आपका पहला क्वेश्चन यही आने वाले एग्जाम में पक्का यही आएगा कि डिमांड क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड का मतलब। तो आप बताओगे डिमांड का मतलब बता दोगे? डिमांड का मतलब होता है डिजायर टू बाय अ कमोडिटी विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, घटेगी तो प्राइस डिमांड इंक्रीज होगी। फिर प्राइस डिमांड को इम्पैक्ट कौन करता है? प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारे आप बताओगे। 5-6 आप बताओगे, 5 के आप ग्राफ बना के बताओगे और आपका क्वेश्चन वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ में आया ये चीज़। ठीक, स्टार मार्क बना के रखना आज वाले टॉपिक पे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर दिया आप लोगों को। कभी भी ऐसा लगे कि आपको रिक्वायरमेंट है दोबारा देखने की, गो थ्रू इट, उसको दोबारा देखो और चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।